Good morning, everyone. So, as you know, today we have to start the topic forward bias characteristics. इसका थोड़ा सा पोर्शन हम ऑलरेडी डायग्राम को जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड some points related to forward bias characteristics and its graph. सो एज़ यू नो, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा टॉपिक था, सबसे पहले अनबायस्ड पीएन जंक्शन, उसके बाद में उसकी वर्किंग थी, वर्किंग के साथ में फिर बाइसिंग स्टार्ट हुई थी। बाइसिंग का मतलब है कि जो गिवन पीएन जंक्शन डायोड है उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था और उसकी वर्किंग उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी थी, फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग। अब जो हेडिंग आपका आता है वीआई करेक्टरिस्टिक्स, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी वर्ड करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है मीन्स वी हैव टू स्टडी द ग्राफ, ओके। और यहाँ ग्राफ किसके बीच में है? वी आई करेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके साथ साथ करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है और वोल्टेज को चेंज करने से करंट में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं वो हमें ग्राफिकली स्टडी करना है, ओके। तो इससे पहले यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम भी दे रखा है बिकॉज दिस इज़ द टॉपिक ऑफ प्रैक्टिकल ऑल्सो। ये 12th क्लास में आपको प्रैक्टिकल का भी टॉपिक मिलेगा, तो उसमें आज जो है पहले पीएन जंक्शन और जेनर दो प्रैक्टिकल्स थे, बट नाउ ओनली द पीएन जंक्शन डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक्स आपको स्टडी करनी होगी। तो प्रैक्टिकल पर्पस से है, इसलिए इसमें क्या होगा कि सर्किट डायग्राम भी होगा, ओके। तो सर्किट डायग्राम इसका किस तरह का होता है, तो आपको पता है कि वीआई करेक्टरिस्टिक्स जो है जैसे बाइसिंग था उसी तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स दो पार्ट्स में आपको स्टडी करनी है। तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो अलग तरह का वेरिएशन होता है वोल्टेज और करंट में, और रिवर्स बायसिंग में डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वीआई करेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमें स्टडी करना है फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो सर्किट डायग्राम है दैट इज़ गिवन हियर, और इस सर्किट डायग्राम में एज इट इज़ गिवन कि पीएन जंक्शन जो है जब फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स है तो पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया है, स्विच लगा रखा है। करंट जो है वो मिली एम्पियर में मेज़र की जाती है, तो मिली एमीटर यहाँ यूज़ किया गया है, और साथ में वोल्ट मीटर जो है दैट इज़ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके साथ साथ इस तरह का एक सिंबल बना हुआ है, तो जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरिएबल या फिर पोटेंशियल डिवाइडर का यूज़ किया जाता है यहाँ पर, या आप रियोस्टेट बोल सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले जो आपने यहाँ कनेक्शंस देखे हैं, इन्हीं कनेक्शंस को हम लैंग्वेज में कैसे नोट डाउन करेंगे, तो उसके लिए जो पूरा अरेंजमेंट है इसमें वर्किंग एक्सप्लेन नहीं करनी है, बस जो ये अरेंजमेंट जो कनेक्शंस दिख रहे हैं वही आपको बताने हैं, ओके। So in the given figure, the experimental arrangement for studying the characteristic curve of a PN junction when it is forward biased is shown. तो forward biasing के लिए connections दिखा रखे हैं, और in this figure a battery is connected across the PN junction diode through a potentiometer. तो आपको पता है पोटेंशियोमीटर का क्या लॉजिक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस देता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, ओके। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बैटरी का कनेक्शन किया गया है सो दैट द वोल्टेज अप्लाइड टू द डायोड कैन बी चेंज्ड। तो वोल्टेज चेंज भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी इसमें जो है वो इन्फिनिट लगेगा। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं और क्या लगा है, मिली एमीटर। तो मिली एमीटर क्या करता है, मेजर्स द करंट थ्रू द डायोड, डायोड के थ्रू करंट मेज़र करेगा, और जो वोल्ट मीटर है वो क्या मेज़र करेगा, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो मिली एमीटर वोल्टेज करंट को मेज़र करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करेगा। उसके अलावा फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेजेस द वैल्यू ऑफ करंट इज़ नोटेड। अब बात करते हैं ग्राफ की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, क्योंकि हमें करेक्टरिस्टिक्स मीन्स ग्राफ ही स्टडी करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई, दिस वोल्टेज करंट ग्राफ इज कॉल्ड फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक, ओके। अब ये जो ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और इससे पहले भी आपने जो सबसे पहला वी आई ग्राफ स्टडी किया था वो आपने स्टडी किया था टॉपिक ओम्स लॉ में, और ओम्स लॉ के ग्राफ से ही आपको एक क्वांटिटी रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज मिली थी। तो कभी भी जो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है मीन्स जो वी और आई का ग्राफ होता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो मीन्स इट इज़ ओबेइंग ओम्स लॉ, और अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये भी वी आई ग्राफ है,
लेकिन ये इतने पोर्शन में यहाँ पर इतना जो वोल्टेज होता है उसके लिए करंट की वैल्यू 0 है, यहाँ तक कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसके बाद से करंट फ्लो ना स्टार्ट होती है। दूसरी बात, जो ग्राफ है वो इस तरह से इस वे में मूव कर रहा है, इसका मतलब आगे जाकर करंट की वैल्यू जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, इवन कम वोल्टेज पे भी, क्योंकि इसका जो ज़्यादा स्लोप है वो करंट की डायरेक्शन में है बाद में। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। और जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये ओम्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड है दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो बिल्कुल ग्राफ से क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट पे यही लिखा है कि द वी ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ जंक्शन डायोड डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ओके, अब आगे की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इतने पोर्शन में वोल्टेज ही इंक्रीज़ हो रहा है और करंट ज़ीरो है। एक डेफिनेट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है वोल्टेज की। उसके बाद में जब वोल्टेज एक फिक्स वैल्यू तक पहुंच जाता है, एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंच जाता है, उसके बाद में करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन क्यों होती है जंक्शन डायोड में, क्योंकि जब तक हमने बाइसिंग नहीं की थी तब तक क्या था कि पहले डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है, फिर ड्रिफ्ट करंट है, बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन होता है। और जब बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन हो जाता है तब क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन टुवर्ड्स द जंक्शन स्टॉप हो जाता है। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो चुका है, अब हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया। तो जब हमने बैटरी के थ्रू एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है तो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, बट जब वो क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा बैरियर पोटेंशियल को। और आपको पता है कि ये वाली जब सिचुएशन आ जाती है कि नाउ द रिजल्टेंट पोटेंशियल इज V माइनस VB या V क्रॉसेस द बैरियर पोटेंशियल, तभी क्या होता है कि फिर से जो डायरेक्शन है P साइड टू N साइड उसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सब जंक्शन की तरफ मूव करते हैं और यही करंट क्या कहलाती है, फॉरवर्ड करंट। ओके, तो इसीलिए इस पोर्शन में आपको दिख रहा है कि हाँ वोल्टेज तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन करंट इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो ये जो सर्टेन वैल्यू है वोल्टेज की जिसके बाद में या जिस पर करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज। हर एक डायोड के लिए, मीन्स हर एक सेमीकंडक्टर के लिए, जैसे जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं या सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं, सबके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू है। तो इसका मतलब जिसके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू कम है तो वो कम वोल्टेज पर ही करंट का कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, और जिसके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा है जिस टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए, उसके लिए और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा ताकि चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव करें। तो सबसे पहले आपको सेकेंड पॉइंट में यही बताना है कि इनिशियली द करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली या नेग्लिजिबल होती है। उसके बाद टिल द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्रॉसेज अ सर्टेन वैल्यू, जब वो एक सर्टेन वैल्यू तक वोल्टेज पहुंच जाता है तो वो सर्टेन वैल्यू कहलाती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए कट इन वोल्टेज अलग अलग होगा। तो कट इन वोल्टेज जो है जर्मेनियम, उसके लिए, क्योंकि आपको पता है जर्मेनियम का बैंड गैप भी कमी था, इसलिए जर्मेनियम को प्रीफर भी किया जाता है सिलिकॉन के साथ में। अगर रखा जाए जर्मेनियम को तो ऑलवेज द जर्मेनियम इज़ प्रीफर्ड। तो पिछली बार भी आपका आंसर रॉन्ग हुआ था, तो इस बार एक और रीज़न आपको मिल रहा है कि जर्मेनियम को प्रीफर क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका कट इन वोल्टेज भी कम है। कम वोल्टेज चाहिए होता है उसको करंट को इंक्रीज़ कराने के लिए। तो जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज कितना है, 0.2 वोल्ट, जबकि सिलिकॉन जो है उसका कट इन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। दोनों में इतना डिफरेंस है। तो आपको पता है कि बिफोर दिस करेक्टरिस्टिक वोल्टेज, इस वोल्टेज से पहले पहले तक क्या होता है, डिप्लेशन लेयर एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है। यानी कि डिप्लेशन लेयर क्या काम कर रही है, बैरियर का काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और चार्ज कैरियर्स को जंक्शन की तरफ नहीं जाने दे रही है, उनके मोशन को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो कट इन वोल्टेज के बाद में फिर डिप्लेशन लेयर का रोल ख़त्म होता जाता है, चार्ज कैरियर्स का मोशन एक दूसरे की तरफ फिर से होना स्टार्ट होता है रैपिडली।
उसके बाद एक चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि जैसे ही कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेंगे तो करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है और स्लोप जो है वो करंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ग्राफ इस तरह का होना स्टार्ट हो जाता है, यानी करंट की तरफ उसका ज़्यादा स्लोप है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज। तो इसका मतलब कि वोल्टेज बाद में अगर कम भी बढ़ाएं तब भी करंट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आफ्टर द कट इन वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेज रैपिडली इवन फॉर अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द डायोड बायस वोल्टेज। अगर बहुत कम इंक्रीज भी करें तब भी करंट रैपिडली ही इंक्रीज होगी। तो हियर यहाँ पर आर लिखा है, तो हियर ऑल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फील नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इसको ऑल कर लीजिएगा। जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको लगभग क्योंकि डिप्लेशन लेयर का रोल ख़त्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस लगता है। ओके, तो करेक्टरिस्टिक्स इतनी टफ नहीं है, बस इनमें कुछ ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और वो पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे पहले ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ये दोनों में ही एप्लीकेबल है। आप फॉरवर्ड लिख रहे हैं या रिवर्स लिख रहे हैं, दोनों में ही ये कंडीशन सही है कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। दूसरी बात आपको ये बतानी है, जहाँ से आप ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो उस जगह पे आपने देखा कि वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है, तो वो वोल्टेज जहाँ पर करंट बढ़ना स्टार्ट होती है वहाँ का वोल्टेज, उस पॉइंट का वोल्टेज कहलाता है कट इन वोल्टेज। और कट इन वोल्टेज के आप दो एग्जांपल्स याद रखिएगा, 0.2 जर्मेनियम का और 0.7 सिलिकॉन का होता है। इसके बाद फिर आगे का ग्राफ आपको एक्सप्लेन करना है कि आफ्टर कट इन वोल्टेज आप क्या देख रहे हैं कि इवन फॉर स्मॉल वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज रैपिडली। बहुत कम वोल्टेज भी है तब भी करंट रैपिडली इंक्रीज होती है और चार्ज कैरियर्स को नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस लगता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं, जिसमें से 1 पॉइंट कॉमन है, दोनों में है ओम्स लॉ वाला। बाकी के 2 पॉइंट्स आप करेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन करके 1 लाइन नहीं लिखना है। ओके, तो ये था आपका फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स। अब अगर आप रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो डायग्राम में क्या चेंजेस करने हैं आपको पता है, क्योंकि आप रिवर्स बायसिंग को स्टडी कर चुके हैं। तो ये जो आपका डायग्राम है इसमें आपको क्या करना है कि पीएन जंक्शन का ऑर्डर अगर ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आपको बैटरी के टर्मिनल्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि एन को पॉजिटिव से करना है और पी को नेगेटिव से करना है। ओके, करंट की वैल्यू यहाँ कम होती है तो यहाँ पर यूज़ हम किसको करेंगे, माइक्रो एमीटर को। माइक्रो एम्पियर में करंट मेज़र करनी है, बाकी सब कुछ सेम है, स्विच वोल्ट मीटर बिल्कुल वैसे ही लगे हैं। ओके, ये ग्राफ है। इसके बाद जो हमें स्टडी करना है, तो ग्राफ से पहले एक चीज़ और कि हमें डेफिनेशन किस तरह की लिखनी होगी। सबसे पहले हमने जैसा कि करेक्टरिस्टिक्स में वहाँ भी एक्सप्लेन किया था, तो दिस फिगर शोज़, फिगर वो वाला है जो अभी मैंने सर्किट डायग्राम आपको बताया था, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडीइंग करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस। तो सर्किट डायग्राम में बैटरी के कनेक्शंस और पीएन जंक्शन, ये 2 चीज़ें आपको दिखानी है। और फिर हियर अ माइक्रो एमीटर इज़ यूज टू मेज़र द स्मॉल करंट। माइक्रो एमीटर यूज़ करते हैं थ्रू द रिवर्स बायस डायोड वीआई ग्राफ। अब यहाँ से हमें ग्राफ वाला डायग्राम एक्सप्लेन करना है, तो चाहे तो आप ग्राफ वाला डायग्राम यहाँ बना सकते हैं इस पैरा के बाद में, या फिर अगर पहले बना रखा है तो नो प्रॉब्लम इज़ देयर। तो वीआई ग्राफ यहाँ ऑब्टेन होता है, इट इज़ कॉल्ड रिवर्स करेक्टरिस्टिक ऑफ द जंक्शन डायोड। ओके, तो यहाँ मैं एक बार आपको ग्राफ दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आपको ग्राफ को ही स्टडी करना है, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये है आपका वी आई करेक्टरिस्टिक या वी आई ग्राफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्योंकि ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाने का रीज़न ये है कि यहाँ पर वोल्टेज जो होता है आपका वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि वोल्टेज के लिए आपको पता है रिवर्स बायसिंग का वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है और जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है दैट इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो यानी कि दोनों ही नेगेटिव हैं, तो कुल मिलाकर जो आपका वोल्टेज होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, और जो करंट है वो भी एन साइड टू पी साइड ही फ्लो होती है, तो वो भी आपकी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो है ग्राफ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बनाना होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो आपका बैरियर पोटेंशियल और जो आपका एक्सटर्नल वोल्टेज है दोनों ही बैक साइड हैं, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका तो मोशन स्टॉप है, क्योंकि वो
जो मूव करते हैं वो पी साइड टू एन साइड होती है। डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बहुत बढ़ चुकी है, डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा रही है। किस पर लगा रही है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर। ध्यान आपको ये बहुत अच्छे से रखना है कि मोशन किसका स्टॉप हो चुका है या किसके लिए रेजिस्टेंस लग रहा है, तो ऑलवेज फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आपने ये वाली डायरेक्शन अवेलेबल करा दी है, बैरियर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सटर्नल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका पी एन ऐसे होता है, तो पी साइड ये है, एन साइड ये है, तो एन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे? होल्स। और पी में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की डायरेक्शन कैसी है? बैक साइड। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यानी कि अब क्या होगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो तो मूव कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, तो बैरियर पोटेंशियल की एक वैल्यू तक क्या होता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन स्लो है, लेकिन जैसे ही वैल्यू देख रहे हैं आप यहाँ तक, ये जो रीजन है आपका पूरा, तो इस रीजन में करंट बहुत ही कम इंक्रीज़ हो रही है, लगभग इतनी इंक्रीज़ हुई है करंट। ठीक है, तो जैसा आपने उसमें देखा था कि कट इन वोल्टेज, थोड़ा वैसा ही रीज़न है यहाँ भी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। जब पहुँचते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज पर, तो सडनली ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि आप समझ सकते हैं कि सब जिस तरह से जो डिप्लेशन लेयर में बॉन्डेड एटम्स हैं, उन एटम्स पे फोर्स लगता है और उनके जो बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होता है, तो द वर्ड ब्रेक डाउन इज़ यूज्ड हियर। इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न में करूँगी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद जेनर ब्रेक डाउन और एवलांचे ब्रेक डाउन, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तब इसको वाइडली एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है जिसमें जो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, वो मोशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद आप देख रहे हैं यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही रैपिडली करंट इंक्रीज़ हो रही है। ओके, तो अब इसके पॉइंट्स हम नेक्स्ट टर्न में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।